राइट। सो हमारे जो सुनने वाले हैं वो आपसे अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो, सो श्रुति, कैन यू जस्ट ओपन द फ्लोर प्लीज। यस जॉर्ज, श्योरली। सुधा जी, आपके बारे में जी वैसे तो बहुत सुना है। एक सवाल मेरे मन में आता है, मैं पहले पूछना चाहूंगी। जी। आपको मैंने पढ़ रखा है और आपने अपने पुराने पहले इंटरव्यूज में भी बता रखा है कि आपको 10 आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड मिला था 1997 में। जी 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 और अभी ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मंथ चल रहा है, 8 मार्च को जी। है। तो हाँ। एक नारी शक्ति के अगर भाव से देखा जाए हिंदुस्तान में, और आप अमेरिका होके आई थी तब, आपका अनुभव कैसा रहा? आपके आसपास के लोग वहां पे मतलब किस तरीके से उनका नजरिया है औरत की तरफ, और एक दृष्टिपादित औरत की तरफ? ये अमेरिका में मैं जब गई थी ना, वो लोग बहुत ओपन माइंडेड है। और वो लोग डिसेबल को सब कुछ, सब चीजों में प्रायोरिटी देते हैं। यानी अ, मैं गई थी, एक मेरा एक दो एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ मैं यहाँ। जी। मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गई थी। जी। तो वहाँ मैं 86 फ्लोर पर पहुंच गई। यानी नहीं, 17वें फ्लोर से मुझे दूसरी लिफ्ट लेनी थी। दूसरी हाँ। लिफ्ट में गई तो जो उनकी अटेंडेंट थी, उन्होंने बोला कि उसकी टिकट ली है ना, मेरे जो गार्डियन थे वहां के, जी। उन्होंने मेरी जो टिकट ली थी, तो उन्होंने बोला कि ये टिकट जो है ना, वो आप उसके पैसे रिफंड ले लीजिए। बोले कि वो, मैंने बोला कि भाई मैं तो यहाँ के सिटीजन नहीं हूँ। पर बोले कि आप सिटीजन हो नहीं हो वो अलग बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि आप ब्लाइंड हो, तो आप अच्छा। वापस ले दिए। तो इन्होंने $6 मुझे वापस किए थे उस टाइम, यानी मेरे गार्डियन को। हाँ। दूसरा एक एक्सपीरियंस था, ये था कि मैं हवाई में, होनोलुलु हवाई में, जहाँ मुझे अवार्ड मिला था, तो मेरी हमारी जो टिकट थी ना एयरवेज की, हम्म। चेंज करवानी थी कुछ। तो हम लोग बस से गए वहां चेंज करवाने के लिए। तो बस में जो ड्राइवर था, ड्राइवर कंडक्टर एक ही होता है, तो ड्राइवर था, उन्होंने बोला कि उसकी टिकट नहीं लेनी है। मैंने बोला कि आई डोंट हैव एनी पास, हम्म। आई एम नॉट सिटीजन। हम्म। तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि आप ब्लाइंड हो, उसमें कोई सिटीजन होना नहीं होना ऐसी बात नहीं होती। तो फिर मैं कहीं मॉल में जाती थी, कोई स्टोर में जाती थी, तो वो हम्म। लोग सारी, कोई हेल्पर देता था मुझे कि भाई आपको जो आपको चाहिए वो चीज आपको, आप बोलो तो उसको उसके रेट वेट, क्योंकि सब वो रेट बताती थी, उसकी हम्म। एक्सपायरी एक्सपायरी जो भी सारी चीजें उसकी जरूरत होती है हमें, हम्म। वो सारी चीजें बताते थे, हेल्प करती थी। तो फिर मैं एक फ्लाइट में फ्लाई कर रही थी, यानी टेनेसी से डिलीवर तक। जी। तो जैसे मैंने नेशविल से डिलीवर, तो मुझे कोई लेने आने वाला था। तो मेरे साथ एक लेडी बैठी थी ना, तो उसको बेल्ट नहीं हो रहा था, जी। बंद नहीं रहा, तो फिट नहीं हो रहा था। मैंने, मे आई हेल्प यू? सर श्योर श्योर। मैंने उसकी बेल्ट फिट कर दी, तो उसने, उसको मजा आया मेरे साथ। तो लाइक कैन यू उस उसने एक रिंग पहनी थी। जी। उसने बोला कि उसमें कुछ डायमंड, कुछ 9 जितने डायमंड लगे थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे थे। जी। तो बोले कि कैन यू काउंट इट? आई कांट। तो उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ने दिए हैं मुझे, ऐसा ऐसा, और जो भी बात उसकी जो कहानी थी उसने बताई। पर वो बहुत खुश हुई। फिर शाम को, फिर उसने मुझे एयरपोर्ट से, एयर होस्टेस ने बोला कि हम लोग नीचे उसको वहां तक छोड़ देंगे, उसके गार्डियन। बोले मैं ले जाऊंगी, उस वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे साथ में लेकिन गई एयरपोर्ट। फिर मेरे जो लेने आने वाले थे रिलेटिव्स, उनको फोन वोन भी उन्होंने ही किया, हम्म। पॉइंट्स वॉइंट्स दे के, जो भी जैसे भी करना था। जी। और फिर रात को उसने फोन किया, बोली कि मैं घर गई तो मेरे हस्बैंड, हाँ दूसरे दिन फोन किया, बोली कि मेरे हस्बैंड और मेरे जापानीज बॉस और सब लोग खुश हो गए मुझे देख के। मैं क्यों? बोले कि मैं 6 महीने से इतनी डिप्रेशन में थी, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तब से मुझे जिंदगी जीने की कोई इच्छा ही नहीं होती थी। तो आप मुझे मिल गई, तो मुझे लगा कि आप इतने जिंदा दिली से जी सकती हो, तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे साथ मेरे पास तो सब कुछ है। तो आंखें है, हाथ पैर है, बुद्धि है, सब कुछ है।
मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। तो बहुत खुश हो गए, तो बोले कि आप तो मेरे लिए वरदान साबित हो गई, क्योंकि आपने मुझे जीना सिखाया। तो ऐसे ऐसे बहुत मजा आया। जो 2.5 महीने रही तो उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए थे, जिसमें ये लगा कि हम किसी के काम आ सकते हैं, किसी की प्रेरणा बन सकते हैं। और अ, मजा आया। ये लंदन में भी काफी एक्सपीरियंस हुए ऐसे ऐसे। ये हमारे जो बात है अपने ये विमेंस डे की, यानी विमेंस मंथ की, जी जी। तो बात तो ये होती है कि हम थोड़ा अपना साहस बढ़ाए, हम अपना प्यार बढ़ाए, हम अपना एटीट्यूड अच्छा रखें, हम पॉजिटिव रहे। तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो आएंगे ही। प्रॉब्लम ऐसे हम हमारा सब कुछ अच्छा होते हुए भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ऐसी बात नहीं होती, पर प्रॉब्लम जरूर कम हो सकती है। तो प्रॉब्लम एक एटीट्यूड से कम हो सकती है, आपका ये? हाँ, एटीट्यूड से कम हो सकती है, क्योंकि कोई हमसे रूठ जाता है, हम सामने से बात करने लगे, कितने दिन रूठ सकता है? क्योंकि हमें गीला शिकवा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही है कि हमें कुछ जरूरत तो दूसरों की होती ही है। हम कितना भी टेक्नोलॉजी अपने पास आ जाए, कितनी भी कुछ भी चीजें हो जाए, पर कहीं ना कहीं 1-2% तो हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती ही है ना। बट सुधा जी, ये तो सिर्फ केवल एक डिसेबल व्यक्ति पे अप्लाई नहीं करता है, मैं कहूंगी ये हर व्यक्ति। ये तो हर आदमी के कुछ, हर आदमी को हर कला तो आती नहीं है ना। हम जी जी, किसी को भी कृष्ण किसी भगवान की को तरह बनना तो है चाहिए। नहीं कि जी। हमें 64 कलाएं आए। तो तो जिसको जो आता है ना, उसका हमें इसके साथ मिलके हमें जो आता है उसको देना चाहिए। इनको आता है हमें लेना चाहिए, जी, क्योंकि बांटते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए, क्योंकि गिव एंड टेक से ही सारी चीजें पॉसिबल होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप टीचर के रूप में काम कर रही हैं, और आपने बताया एनएबी में इसके साथ जुड़ी हैं, तो जो वहाँ बच्चियां आती हैं यंग, उनको आप क्या हाँ, कैसे ट्रेन कर रहे हैं, कैसे क्या बताते हैं, कैसे करते हैं? वो मेरे यहाँ जो लड़कियां आती है ना, वो ट्राइबल एरिया से ज्यादा आती है। अच्छा। तो इनको हाइजीन का भी एक सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। फिर इनको पढ़ाई के बारे में भी काफी समझाना पड़ता है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, कि हम्म। केवल टाइम पास के लिए आना, पढ़ाई करना कोई काम नहीं होता ना, कैरियर के लिए पढ़ाई करनी होती है। तो ये सारी चीजें इनको थोड़ी सिखानी पड़ती है। फिर अपना काम कैसे करना, राइटर कैसे ढूंढना, रीडर कैसे ढूंढना, कॉलेज मोबिलिटी करके कैसे जाना आना, अपना काम कैसे करना, दूसरों से कैसे बातचीत करनी। क्योंकि जो काम अपने को करवाना है दूसरों से, हम अच्छे से बातचीत करेंगे तो अपना काम जरूर हो जाता है। पर हमें बातचीत करना, खुद का काम करवाने के किसी से हम बात नहीं कर सकते, तो फिर तो काम कैसे होगा? तो अपनी डिमांड को कैसे रखना औरों के समक्ष, कि जायज डिमांड है तो जी उसका तरीका भी तो होना चाहिए ना। जी। तो ये सारी चीजें, ऐसे छोटी छोटी चीजें सिखानी पड़ती है, क्योंकि वो बात बात में इनको इनको ये भी ना लगे कि भाई हमें ज्यादा बक बक करते हैं, पर इनको ये एटीट्यूड तो सिखाना ही पड़ता है। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, औरत सेफ्टी जिसकी के हैबिट है पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी अभी मैंने योगा तो सिखाना शुरू किया, क्योंकि मैंने बोला कि पहले तो आप शारीरिक रूप से, हमारे हर रोज योगा क्लास चलता है। और अभी गुजरात बोर्ड ने योग क्लास के लिए, मैंने एक ब्लाइंड, पार्शली ब्लाइंड जो लड़का है, भुट्टा करके, भुट्टा नाम है उसका, जी तो बीएड करता है, तो उसको मैंने ट्रेनिंग दिलवाई। पहले तो 22 लोगों को हमने लकुलेश यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्स करवाए, फिर ट्रेनिंग दिलवाई। और गुजरात बोर्ड का अभी नियम होगा कि भाई जो भी ट्रेनर 1 घंटा ट्रेनिंग देता है लोगों को योग के, तो इनको 3,000 रुपये मिलते हैं। तो मैंने बोला कि चलो, वो पढ़ाई के साथ साथ वो कमाए भी सही थोड़ा 3,000 रुपये, और उसके साथ अपने बच्चों को सिखाए भी। तो मैंने इसका सेंटर वहां सेट किया है। तो हर रोज 6:45 से 6:45 तक सुबह डेली योग होता है। तो क्योंकि योग आएगा आदमी को, तो वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होगा, और मानसिक रूप से भी प्राणायाम से वो स्वस्थ होता है जाता है। जी। तो इनको कोई भी दिक्कत आती है ना, जो भी स्वस्थ आदमी होता है, मेंटली स्टेबल होता है,
मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, वो आदमी अच्छे से डिसीजन ले सकता है कोई भी परिस्थितियों में। क्योंकि सुरक्षा का पहला नियम यह है कि हम स्वस्थ रूप से डिसीजन ले सके कि हमें अब क्या करना है। बिल्कुल कि बिल्कुल। हम कुछ तरीके तो सिखा भी दे सुरक्षा के, पर उससे पहले उसको डिसीजन तो लेना पड़े कि मुझे इसके लिए क्या करना है। पहले तो प्यार से कैसे भी करके उससे छूट के चले जाना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। फाइट तो तब आती है कि जब हमें कोई लास्ट हमें मौका ना मिले। क्योंकि पहले सबसे पहले फाइट का रास्ता नहीं होता, पहले तो हम लोग और उनको ये समझाना पड़ता है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिसमें आप लोग फंस सकते हैं। तो जी पहले तो ये ट्राई करें फंसे ही नहीं, और फंस भी जाए तो उससे निकलने के क्या रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल। सुधा जी, एक क्वेश्चन आया है हमारे पार्टिसिपेंट जस्टिन फिलिप्स से। वो पूछ रहे हैं जी, आपके फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिशंस क्या हैं? अभी फ्यूचर एम्बिशंस तो मेरे ये है कि भाई यदि मैं कभी जाऊंगी तो ये संस्थान का जो मेरे एनएमई का विकास है वो करने का है। बिजनेस के बारे में भी आगे मैं सोच सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि अभी मेरी 50 साल की एज होने आई है, तो मैं इतना नहीं सोचती। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास जितना भी है अब इतना काफी है। अब मैं जो भी करूँ वो समाज के लिए कुछ काम करूँ। मेरे जो टाइम बचता है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे और मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, जी इतना ही मैं सोचती हूँ। और जो भी मेरे पास है उसको स्टेप रख के उसको आगे विकसित करूँ। जी। उसमें कोई कमी नहीं है, जो कर रही हूँ उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा आगे उसको ही आगे बढ़ाऊं। और कभी पॉलिटिक्स में जाने का चांस मिल जाएगा तो देखूंगी मैं, या मैं एमपी बन जाऊं तो फिर देखूंगी। पर वही मुझे सब। बनना है बिना भ्रष्टाचार से। यदि वो पॉसिबल होगा तो मैं ट्राई जरूर करूंगी। एक और सवाल आया है अर्पित जैन से। वो पूछ रहे हैं, जब आप पंचायत में सरपंच थी तो वो एक टेक्नोलॉजी savvy इतना समय नहीं था, तो हाँ, डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज करते थे आप, और आपको किस हाँ, तरीके हाँ, की हाँ, मदद ये मिली थी बहुत स्टाफ से कंजर्वेटिव सोसाइटी में? ये तो मेरी मेरे गांव में मैं स्कर्ट फ्रॉक पहन के जा सकती थी, इतना कंजर्वेटिव नहीं था मेरे गांव। मैं पंचायत, क्योंकि मेरे गांव की बेटी थी तो मेरे प्रति इनका ऐसा वो कैसे मैं पहनती हूँ क्या करती हूँ वो इतना बहुत नहीं था। पर इतना ये था कि इनको सारे डॉक्यूमेंट साइन करने, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना, पैसे का हिसाब किताब रखना, सारी चीजें होती है ना। क्योंकि गांव के बच्चों के इनकम सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करना बच्चों के लिए, क्योंकि इनको स्कॉलरशिप मिलती थी। पहली बार जब मैंने जवाहर योजना के जो पैसे होते हैं ना सबको देने के, उसके हाँ जी। फॉर्म पे 700 सिग्नेचर एक साथ की थी, मैं थक गई थी वो। क्योंकि ब्रेल लिपि में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखना पड़ता है, सिग्नेचर करने में लेफ्ट टू राइट लिखना पड़ा था मुझे। तो हाँ। इतने सारे सिग्नेचर करने में मैं थक गई थी, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा करना पड़ा था। और सारी हमारे जो मामलतदार थे, हमारे जो कलेक्टर थे ना, इन्होंने तलाटी को बोला था कि सरपंच यदि यानी ये सरपंच विजुअली इम्पेयर्ड है, यदि उससे कोई गलती हुई तो आपकी गलती मानी जाएगी। ओ। तो कोई भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने से पहले मैं तलाटी से जरूर पढ़वाती थी। भले ही मेरे फादर मेरे साथ रहे, मेरे ब्रदर मेरे साथ रहे, मेरे अंकल मेरे साथ रहे, क्योंकि ये जताना जरूरी था कि ये सारे सिग्नेचर तलाटी के साथ प्रेजेंस में हुए हैं। जी। तो क्योंकि मैं अपनी सेफ साइड में सेट करके रखी थी, क्योंकि ये सारे फिर एक बार गड़बड़ी हो जाए, फिर पुलिस केस हो जाए, फिर ये उसको सुलझाओ उसको सुलझाओ, अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। क्योंकि फिर डेवलपमेंट की जगह डिफेंसिव गेम खेलनी पड़ती है। ये अर्पित आपसे ये भी पूछ रहे हैं
कि आप क्या कोई प्लान बना सकते हैं ब्लाइंड बच्चों को, लोगों को लीडरशिप सिखाने का, क्योंकि लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ब्लाइंड लोगों के लिए। ये प्लान आपको कैसे प्लान बनाना, जैसे प्लान बना मैं जरूर आऊंगी, आप लोग प्लान बनाए, मैं लीडरशिप की जो भी मेरी क्षमता है उसको मैं बताऊंगी कि ऐसे ऐसे बात हो सकती है। और हम लोग मिलके, हम एक लोग ग्रुप बनाए कि भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जो भी एक ग्रुप बनाए, तो हम लोग जो लीडर लोग हैं, यानी लीडरशिप कर सकते हैं, जी जिसको लीडरशिप की सोच आती है, तो वो सोच के पूरे इंडिया के लिए प्लान कर सकते हैं कि हर साल ऐसे लीडरशिप प्रोग्राम बने। जी क्योंकि जी। इसमें क्या होता है कि लीडर अलग अलग तरह के होते हैं, कोई पॉलिटिक्स के लीडर होते हैं, कोई समाज सेवी लीडर होते हैं, कुछ अपने घर में भी आदमी को लीडरशिप लेनी पड़ती है। कि कोई कभी सपोज मान लो कि घर में पहले तो घर में कोई डेथ हो गई किसी की, और घर में एक अकेली एक लड़की ब्लाइंड है, जी तो उसको लीडरशिप का रोल तो निभाना पड़ेगा ना, कि भाई उसको लोगों को कैसे बताना, क्या करना, उसकी व्यवस्था कैसे करनी, सारी चीज, यानी कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो हमें तो बताना पड़ेगा। लीडरशिप हर जगह काम आती है, तो हमें उसको, ये लीडरशिप खुद के लिए भी काम आती है कि हम अपने भी डिसीजन ढंग से ले सके, उसके लिए खुद के लिए भी एक लीडर बनना पड़ता है। जी ठीक है, लोगों को तो हम मार्गदर्शन दे सके, पर खुद को भी सही दिशा दे, इसके लिए भी लीडरशिप के गुण तो डेवलप करने ही पड़ेंगे। अच्छी बात है, जी। मेरी जरूरत जहां भी होगी मैं जरूर हेल्प करूंगी। दर्शना, आपका सवाल है? हाँ हाँ, नमस्कार सुधा जी। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला आपको सुन के। आप बहुत सरल और बहुत पॉजिटिव शब्दों में आपने अपनी बात रखी है, और आपकी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत इंस्पायरिंग है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपका जो भी बैकग्राउंड मैंने सुना, तो आपको तो संजोगवश एक अच्छी फैमिली मिली, लेकिन बहुत ऐसी ब्लाइंड लड़कियां होती है कि जिनको घर में ही कुछ हरासमेंट को फेस करना पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या कहेगी, क्या बताएगी? एक तो हमारी जो संस्थान होती है ना, उनको सर्वे करके इनको बाहर लाने की जरूरत होती है। जो अपने जो लोग हैरेस करते हैं, दो तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। पहले समझावट से ट्रीट कर सकते हैं, फिर कानूनी रूप से ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी तो क्या होता है, मैं भी कुछ काम करती हूँ तो मेरे से भी कुछ काम छूट जाता है। हमारे यहाँ एक लड़की आई थी 35 साल की, ब्लाइंड है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो वो पास लेने के लिए, यानी कुछ भी ऐसे जो संशोधन का लाभ मिलता है उसके लिए आई थी। तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे नजदीक में रहते हुए भी मैं उसको पढ़ा नहीं पाई। तो हमें क्योंकि जो हेरेस करता है वो किस कारण से हेरेस करता है, क्योंकि उनको तो बोझ लगता है तो हेरेस करता है, कि इनको कुछ पैसे नहीं मिलते उसके लिए हेरेस करता है, उनकी कुछ मजबूरी मजबूरी तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि भाई क्यों परेशानी क्या आ रही है, तो उसका हम वो मुश्किल समझ पाए, तो हम उसके प्रॉब्लम यदि समझ गए तो उसका सॉल्यूशन तो हो ही सकता है। पर हमें ऐसे संस्थान होने चाहिए कि जिसको कोई हेरेस करता है, क्या करता है, तो उसकी हम उससे छुड़ा के हम हमारी संस्था में रख सके। क्योंकि डिसेबल बच्चे हमारे यहाँ जो लड़का लड़कियां आती है, लड़के लड़कियां दोनों आते हैं, वो अपने आप ही आते हैं, अपने आप ही जाते हैं। उसके परिवार वाले ना उसको लेने आते हैं ना छोड़ने आते हैं, ऑलमोस्ट नहीं आते, थोड़े बहुत आते भी है, और ऑलमोस्ट ये चाहते हैं कि अपने आप। तो इनकी मजबूरी ये है कि उनको मेरे यहाँ छोड़ने के लिए आना पड़ता है, तो उनको 400-500 रुपए लगते हैं बस से। तो यदि वो छोड़ने आए तो छोड़ने के लिए तो पास हो जाता है, उसके लिए पास में आ जाए, पर वापस जाने के लिए उसको पैसे चाहिए, तो वो मजदूर लोग वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो और मैंने बोला कि ठीक है, वो बात भी ठीक है, पर आप उससे मोबिलिटी सीख लो और अपने खुद कमाओ, इतना सक्षम हो जाओ कि आपको परिवार को आप हेल्प कर पाओ। तो पहले तो हमें जो लड़कियां ऐसी दिक्कत वाली है उस, क्योंकि सब लोग तो ऐसे होते नहीं है, पर कुछ कुछ लोगों को यदि जरूरत है, तो हमारे जैसे लोगों को, हम जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ऐसे लोगों को इकट्ठा होके गांव वालों को समझाना चाहिए, पड़ोस वालों को समझाना चाहिए
पड़ोस वाले को बोलना चाहिए कि भी ऐसी ऐसी हैरेसमेंट होती है तो हमें बताए, तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं। पर उसके लिए टाइम बहुत चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें समाज सुधार की चीजें होती है, तो टाइम टेकिंग होती है, तो कर सकते हैं पर फिर भी। विराल, आपका सवाल है, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए प्लीज। विराल, विराल आप अपने एंड से अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ जी। हेलो मैडम, वो विराट बोलू છું મુંબઈથી। हाँ बोलो। મેડમ કેમ છો? મજામાં। મેડમ, અહીંયા મુંબઈમાં વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર ને એકચ્યુઅલી ટોટલી બ્લાઇન્ડ છે, તો વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર ને કોઈ યોગા માટે છે, કોઈ શીખવાડવા માટે, યોગા ને પ્રાણાયામ માટે? એક પ્રીતિ બેન કરીને એક બેન મને મળ્યા હતા, ये योग ने मैं हिंदी में बोलूँ ताकि आप सब लोगों को समझ में आए। उन्होंने हाँ। गुजराती में प्रश्न किया कि योगा के लिए मुंबई में कोई मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। हाँ, आप नॉर्मल लोगों के आपके आसपास जो योग टीचर होते हैं ना पतंजलि के, वो हाँ। लोग भी आपको सिखा सकते हैं, क्योंकि मुंबई में सभी लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल चीज है। हाँ, ओके। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो डेली योग ऐसी चीज है कि जो यदि एटलीस्ट हफ्ते भर के लिए किसी से सीखो तो आपको फिर घर पे टीवी देख देख के भी सीखते हो। सबसे अच्छा तरीका तो वो है कि रामदेव जी का प्रोग्राम आता है 5 से 7 आस्था पे, डेली आता है। अच्छा, मॉर्निंग में? और डेली वो लोग जैसे बोलते हैं, जैसे वज्रासन करना है तो पाँव उल्टे करके ऊपर पाँव पे बैठ जाओ, ऐसे यानी पूरी इंस्ट्रक्शन ढंग से देते हैं वो। तो आप वो सुन सुन के आप आराम से कर सकते हो। और यदि एक आध आदमी आपके साथ हो तो जो चीज आपके समझ में ना आए तो वो थोड़ा एक्टिंग में आपको सिखा भी दे, हाथ मोड़ने का तरीका, प्राणायाम करने का थोड़ा तरीका, तो आप अपने आप ही कर सकते हो। फिर भी आपको किसी योग टीचर की जरूरत है। पतंजलि आप कौन से एरिया में रह रहे हो तो उसके नजदीक का कोई भी पतंजलि चिकित्सालय हो, पतंजलि आरोग्य केंद्र हो, मेगा मॉल हो, तो वहां जाके भी आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो आपको बता देंगे। और इस योग टीचर पतंजलि के भी है, फ्री में सिखाते हैं सब लोग, तो वो भी सिखा सकते हैं। यदि इनको कोई दिक्कत आती है तो मुझे फोन करके, मेरा फोन नंबर मैं दे दूंगी आप लोगों को, तो वो फोन करके मुझे पूछेंगे कि इनको कैसे सिखाना है, तो मैं वो तरीका सिखा दूंगी कि वो कैसे सिखा सकते हैं आपको योग। और आपके मुंबई में कैंप भी कर सकते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, कि 25-50 लोग इकट्ठा हो जाओ, तो किसी को मैं सेटिंग करके बोलूंगी, यदि मैं आ सकती हूँ तो ठीक बात है, एक आध दिन के लिए, पर हफ्ते के लिए करना है तो मैं वो प्रीति बहन को भी बोल सकती हूँ। वो अपने प्रणय गडोदिया जी है ना, इनकी बहन है जो योग टीचर है, वो ब्लाइंड है, वो पीछे से ब्लाइंड हुई, आयुर्वेदिक डॉक्टर थी और वो बाद में लेट ब्लाइंड हुई है। तो वो भी आके आपको कैंप करोगे तो मैं इनको बोलूंगी कि आप लोगों को योग सिखाए। नहीं, कोई व्यवस्था हो सकती है, आप लोग एक अपना एक बनाइए कि 25-50 लोग कहीं कहाँ इकट्ठा हो सकते हो, क्योंकि एक एक लोगों को सिखाना पॉसिबल नहीं। एक एक लोगों को सीखना है तो फिर आस्था पे देख के स्वामी जी को कर लो। ये सुमन भी हमारी एक पार्टिसिपेंट है, वो पूछ रही है कि आप ऑनलाइन योगा क्लासेस अरेंज कर सकते हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ, पर ऑनलाइन में करूंगी, आप करोगे तो फिर मुझे फीडबैक थोड़ा, हाँ ठीक है, ऐसा मैं करूंगी कि मेरे एनबी के जो मेरे कंप्यूटर टीचर है, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन करूंगी ना तो आप लोग ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो भी तो देखना पड़ेगा ना, गलत कर रहे हो तो बताना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये सेटअप कर सकते हैं, पर फिर उसके लिए एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। हम लोग मिलके कितने लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो एटलीस्ट पहले हम 3 दिन का रखेंगे, 1-1 घंटा, तो 3 दिन में आपको कैसे कितना आ सकता है उसके हिसाब से कितने डे बढ़ाने पड़ेंगे वो देखूंगी। सैटरडे संडे ना फावे એટલે? हाँ, सैटरडे संडे, हाँ सैटरडे संडे बोलो तो सैटरडे संडे जैसे भी आपकी अनुकूलता हो, लोगों की अनुकूलता, क्योंकि आप लोग काम करने वाले लोग हैं, तो इसके हिसाब से हम सोचेंगे। पहले एक बार सीख लो, फिर डेली अपने आप हिसाब से करने का,
क्योंकि डेली कोई योग नहीं करवाएगा आपको। हाँ डेली तो घरे પ્રેક્ટિસ કરવી પડે। हाँ डेली घर पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। અને તમે લો ક્યાંથી કર્યું મેડમ? मैंने लॉ तो नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था लॉ, क्योंकि मैंने एमए बीएड कर दिया, फिर मैंने लॉ छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आई थी लॉ में मुझे। यानी ऐसी बात नहीं थी मैं पास नहीं हुई, पर मैंने एक सेमेस्टर करके छोड़ दिया। फिर मैंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी योगा में डिप्लोमा किया। क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि मैं झूठ का सच, सच का झूठ नहीं कर सकती, ये मेरे एटीट्यूड के खिलाफ है, तो मैं नहीं कर सकती। और मैं पतंजलि चला रही हूँ, तो मुझे नेचुरोपैथी के बारे में कुछ, योगा के बारे में मेरे पास कोई डिप्लोमा जैसी डिग्री कुछ यानी कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फिर मैंने सोच के फिर ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया। ओके थैंक यू मैडम जी। ओके। और किसी का कोई सवाल है सुधा जी से तो पूछ सकते हैं। सुधा जी, मैं शबनम बोल रही हूँ, मैं टीम आईवेस से हूँ। मुझे आपसे एक यही सवाल करना था कि आपकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है, आप इतनी चीजें कर चुकी है जिंदगी में, और अभी आपको तो पता ही 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो आपके इतने सारे जो एक्सपीरियंसेस है उसमें से एक मैसेज जो आप औरतों को, चाहे साइटेड या विजुअली इम्पेयर्ड को देना चाहती अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से। मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि पहले अच्छे से पढ़ाई करो, कैसे भी अपनी सिचुएशन हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि जब तक आदमी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होता दूसरों के भरोसे उसको जीना पड़ता है। राइट जी। तो हमें अपने हिसाब से ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि हम दूसरों को दे पाए, हम दूसरों से लेने की अपेक्षा न रखें। इतने स्ट्रांग जरूर होने चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं बस पास लेके क्या करूंगी, मैं खुद कार लेके घूमू। ठीक है मेरे पास बस पास होना चाहिए, ये एक आइडेंटिटी है, अलग बात है, पर मैं खुद की कार लेके घूमू, मैं एक टैक्स पेयर हूं, तो हम कंट्रीब्यूट करने जैसे हो जाए, तो हम दूसरों को दे सके ऐसा हो जाए, तो हमारा जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि हम किसी से लेते नहीं है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। हम किसी से ऐसे सक्षम होना चाहिए आदमी। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि सब लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करें, यानी स्किल डेवलप करें। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग केवल बुक्स का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान चाहिए हमें ऐसी कोई स्किल डेवलप करनी चाहिए, ऐसी कुछ चीजें करनी चाहिए कि जिससे हम अच्छे से अच्छे स्मार्ट वर्क कर पाए, और स्मार्ट वर्क के जरिए हम अच्छे से कमा पाए। थैंक यू सुधा जी, बहुत अच्छा। मंजिमा आप? मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। गुड इवनिंग सुधा जी। मैं इसी शबनम के सवाल से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाह रही थी कि आपके पास जो काम करते हैं, जो सारे आपके साथ एम्प्लॉइज हैं, उनमें से क्या ज्यादातर आपके साथ औरतें या लड़कियां काम करती हैं? क्या आप नहीं, मेरे साथ तो सारी लड़कियां ही ज्यादातर तो काम करती है, क्योंकि मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि 70% लड़कियों को काम देना चाहिए, क्योंकि एक लड़की काम करती तो पूरे परिवार का आराम से काम हो जाता है ना। बिल्कुल। और एक लड़की समझदार बनती है अपने हिसाब, तो पूरे परिवार की समझदारी बढ़ती है। क्योंकि काम करने वाली लड़की जो होती है उसको कई, मेरे जो यहाँ बिलिंग पे जो लड़की बैठती है वो लड़की 300 लोगों से डेली मिलती है, क्योंकि 250-300 बिल बनते हैं, तो 250-300 लोगों से तो उसको डेली कांटेक्ट होता है ना। क्योंकि जो घर में रहती है केवल 2-4 लोगों से ही मिलती जुलती लेडीज होती है, इतना उसका विकास इतना हो नहीं सकता ना, क्योंकि इतना को अप्रोच नहीं होता लोगों से। तो मैं तो बोलती हूँ कि जेंट्स हो चाहे लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा वो ईमानदार होती है और काम पे प्रति बहुत सिंसियर भी होती है,
पर हमें लड़कियों पे विश्वास करना चाहिए, और कभी कुछ नहीं आता है इनको तो हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि हर चीज सब लोग सीख के तो नहीं आए हैं ना। तो 2-4 बार गलती होती भी है उससे, तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए, उसकी गलतियों को उसके हिसाब से बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे गलती होती है, दूसरी बार ध्यान रखो तो ये गलती नहीं होगी, क्योंकि हमें गलती क्यों हुई वो भी उसको समझाना पड़ता है। Lovely message. Thank you, Sudha ji. George, I think we've come to the end of all questions. Can you hear me? Yes, George, we can hear you. तो दिखाई देता है ठीक से? हाँ जी। हाँ। सुधा पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछने वाला था, पर किसी और ने आपसे वो सवाल पूछ लिया ऑलरेडी, कि आजकल गुजरात का पलड़ा भारी है इंडिया में, तो हम ये पूछने वाले थे कि सुधा पटेल आनंद से रेस कोर्स रोड कब तक पहुंचेंगे, तो आपने उसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद होगा, साथ होगा तो, और उसके लिए है ना एक पूर्व भूमिका बनानी पड़ेगी, क्योंकि जमीन तैयार करनी पड़ती है, ऐसे नहीं जाया जा सकता। इसके लिए मैं अभी से, क्योंकि मेरे 20 साल खत्म हो रहे हैं मेरे जॉब के, तो मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते वो मुझे वो चांस नहीं देंगे, तो मैं VRS ले लूं, फिर इसके बाद पूरी जमीन तैयार कर दूंगी। जरूर ऐसा ख्वाब है, सब लोगों की आश है, तो जरूर पूरी होगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। So anyway, wish you the very... पहले तो आप सब लोगों को मैं जानती भी नहीं थी जब मैं सरपंच बनी थी। अब तो पूरा इंडिया जितना अपना सोसाइटी है अपनी, वो भी अपने साथ है, और अपने एक्सपीरियंस भी साथ है। उस टाइम तो 0 एक्सपीरियंस जी, और 0 कम्युनिटी का सपोर्ट था, अभी बहुत एक्सपीरियंस और बहुत कम्युनिटी का सपोर्ट है, तो वो सारी चीजें हो सकती, पॉसिबल है। राइट। हम लोग उसके लिए धरातल बनाएंगे। हम इंतजार करेंगे, और जब आप आएंगे तो हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। और आगे का आपका जो आना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी मुलाकात चलती है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, और ये हाईवे एनकाउंटर्स पे फेसबुक लिंक है ना, मुझे व्हाट्सएप में भेजना, तो लोगों को भेजेंगे। हमने जो बात की, यूट्यूब सबको भेजेंगे, तो कई लोग हमें आगे जाके भी देख पाएंगे, बात कर पाएंगे। हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब में भी आएगा, तो वी विल सेंड यू द लिंक। ओके, ठीक है जी। आपसे बात करके मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे ऐसे अपना परिवार बढ़ता है, लोगों से मुलाकात होती है, आपसे संपर्क हुआ तो बहुत खुशी हुई। और मेरी जहां भी आपको जरूरत पड़े, जिस फील्ड में, उसके लिए मैं तैयार हूँ आपको हेल्प करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।